जय हिंद। आप देख रहे बिंद प्रदेश 24 में आर्यन जायसवाल सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बात करें अपने बिंद क्षेत्र अधीनस्थ रीवा जिले में बहुत ही समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने वाले ऐसे हमारे बीच में आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में पूरे रीवा ही नहीं पूरे बिंद क्षेत्र में अपना परचम लहराए हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारी कमियों को उनके द्वारा उजागर और कई सारी कमियों की समस्याओं को उनके द्वारा पूरा किया गया है। ऐसे हमारे बीच में सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। सर धन्यवाद। सर हमारे बिंद प्रेस 24 के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपसे हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ के जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके बीच में किस तरह से आप लोगों से रूबरू होते हैं और कौन कौन सी समस्याओं को लेकर के और किस माध्यम से समस्याओं को पूरा करते हैं उसके विषय में मैं जानना चाहूँगा और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचाना चाहूँगा सर। जैसा कि सर हमारे बीच में कई लोगों का एक प्रश्न है कि जैसे कि लगभग जो आपका ये स्थान निवास स्थान है ये बिंद क्षेत्र में अधीनस्थ रीवा में है। जैसे कि कुछ लोगों का एक सवाल है, उस सवाल को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि क्षेत्र के लिए आपका महत्वपूर्ण योगदान आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में कहें या समाज हित के लिए कहें, इस क्षेत्र में किस तरह से विकास हो पाता है? देखिए, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो हर तरह के मुद्दे यहाँ पर आते रहते हैं। तो हम ये बहुत इसको कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो समाज के जैसे विभिन्न मुद्दे हैं। अब आप ले लीजिए, हम ग्राम पंचायतों में हैं, अब गांव में हम रहते हैं, यहाँ पर हमारा निवास है। तो उस हिसाब से ग्रामीण समस्याएं ज़्यादा यहाँ पर आती हैं। तो हर तरह से समस्याएं रहती हैं। लोगों के मानवाधिकार के हनन से संबंधित समस्याएं रहती हैं, किसानों की समस्याएं रहती हैं, मजदूरों की समस्याएं रहती हैं, लोगों के राशन से संबंधित समस्याएं रहती हैं, उनके आवास से संबंधित छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, पेंशन से संबंधित समस्याएं रहती हैं, और फिर पंचायती भ्रष्टाचार तो अपने स्थान पे है ही है। तो ये सब समस्याएं हैं और इनको निराकरण करने के लिए हम लोग अब कोई अधिकारी तो नहीं है, ये तो आप सबको पता है। हम लोग समाज में काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक सही फोरम के माध्यम से, जो भी प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम समस्याओं को उठाते हैं। और समस्याएं जब उठ करके शासन प्रशासन की निगाह में आती है, वहाँ तक हम रखते हैं, तो उसका निराकरण करते हैं। जितना हो पाता है हमसे तो उतना हम प्रयास करते हैं। और फिर जो समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, यद्यपि हम लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाता है। आज पंचायती स्तर पर सबसे बड़ी समस्याएं यहाँ के मद के उपयोग के लिए है। कि मतलब जो पंचायती मद आपके ग्राम पंचायतों में आते हैं, आप भी कहीं ग्राम पंचायत होंगे तो आप जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बंदरबाट होता है। तो एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का समाधान सरकार को करना पड़ेगा, करना चाहिए। अन्यथा आज 7 दशक बाद जो ग्राम पंचायतों की स्थिति है कि वही बिजली की समस्या, वही पानी की समस्या, वही सड़क की समस्या, मूलभूत समस्याओं के लिए लोग परेशान हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हम मतलब स्वतंत्रता का कोई मतलब विशेष यहाँ पे गांव के लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल बहुत ऊंची आपने बात कही है कि जिस तरह से हम स्वतंत्र तो हमें बना दिया गया है, लेकिन हम शायद मानसिक रूप से और क्षेत्र के विकास के रूप में हम स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्षेत्र के विकास के तौर पर, तो कई समस्याएं तो सर ने बताई है, लेकिन एक बहुत बड़ी किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है पशुओं को लेकर के। कि जैसे हमारे कई दर्शक पूछते हैं कि क्षेत्र में पशुओं द्वारा किसानों के लिए अनेकों तरह की समस्या पैदा किया जा रहा है, इस संबंध में आगामी क्या कदम सरकार के माध्यम तक पहुंचाने का रहेगा? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। चूँकि हम लोग जैसा कि बताए कि ग्राम क्षेत्र में रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, मजदूरों के बीच में रहते हैं, पशुपालकों के बीच में रहते हैं। तो पशुओं की समस्या तो बहुत होना स्वाभाविक है। और आज इसके विषय में हम ये बताते हैं कि इसके लिए यदि कोई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो हम स्वयं हैं जिम्मेदार। तो हम उन किसान भाइयों से, उन पशुपालकों से अपील करेंगे कि गौवंशों को, जो पशुओं में हम जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से आज जो प्रताड़ित है, बहिष्कृत है, वो समाज से है गौवंश। जिसमें से आप गाय ले लीजिए, है ना, बैल ले लीजिए। बैल की कोई उपयोगिता नहीं बची है आज, क्योंकि हल में हमारे काम नहीं आते हैं, हमारी दमरी में काम नहीं आते हैं, हमारे लिए वो मिजाई गहाई में काम नहीं आते हैं। तो हम उसको अनुपयोगी समझ करके उसको हम छोड़ देते हैं। और लेकिन हमें दूध तो खाना पसंद है, हम स्वयं दूध खाते हैं और अन्य हमारे सभी लोग दूध खाते हैं जिनके यहाँ मतलब है, और नहीं जो खा पाते वो खरीद करके खाते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यदि हम दूध खाते हैं तो हमारी उस दूध के प्रति थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
तो यदि गाय दूध नहीं दे रही है या वो गाभिन है या उस समय वो नहीं, तो उसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो जो पशुपालक हैं, उन पशुपालकों से हम अपील करेंगे कि वो मवेशियों को ढीले नहीं। आज तो सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बना दी हैं, जहां गौशालाएं हैं, गौशालाएं संचालित करवाएं तरीके से, अपने ग्राम पंचायत को दबाव दे करके और जिला कलेक्टर वगैरह को सब बातें बताएं। ये बात आप मीडिया के माध्यम से भी बताएं कि गौशालाओं की स्थिति के बारे में आप निरंतर जा करके सभी गौशालाओं की जो वास्तविक स्थिति है उसको बताएं। आज सैकड़ों गौशालाओं का प्रोजेक्ट रीवा जिले में है, लेकिन वो गौशालाएं कहाँ हैं, कहाँ संचालित हो रही हैं, कहाँ बनी है? भाई ये कौन खा लिया पैसा? ये पंचायतें खा ली, सरपंच खा लिए, सचिव खा लिए, जो अधिकारी खा लिए, सब ये बंदरबाट कर लिए। तो इसके विषय में आप पता करवाइए। आज सरकारी गौशालाओं में 20 रुपये प्रति मवेशी के हिसाब से 100 मवेशियों की गौशाला बनी है तो 60,000 रुपये प्रति माह आ रहा है। हम आपको बता रहे हैं, आप जाकर के गौशालाओं का देख लीजिए, आपको ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज वगैरह से मिल जाएगा। तो ये जानकारियाँ सारी जो हैं वो आप ले करके, और किसानों से मैं यही अपील करूँगा कि वो पशुपालकों से अपील करूंगा कि वो गौवंशों को ना छोड़ें, उनको रखें। कोई एक दो गौवंश घर में रखना कोई बड़ा मुश्किल का काम नहीं है। आपके यहाँ आप पैरा में आग लगा देते हो, बताइए, पुआल में आग लगा देते हो। आजकल ठीक है, आपके पास यदि गेहूं का गहाई करने के लिए मशीन आ गई है, जो सीधे आपका हार्वेस्टर आ गया है, धान की गहाई करने के लिए हार्वेस्टर आ गया है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आप उसमें आग लगा दो। आप अपने पैर में भी कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आप उर्वरा शक्ति भी खत्म कर रहे हो। जो महत्वपूर्ण जैवी जीव थे वो, जो आपको खाद और उसका काम करते हैं, उनको भी आप नष्ट कर देते हो माचिस मार करके। तो ये सब ना करें और स्वयं सुरक्षा करें। कोई बड़ा ये समस्या नहीं है, हम समाज के द्वारा ही बनाया गया गौवंशों का आज प्रॉब्लम है, और इसको मुझे पूरा विश्वास है कि हालांकि शासन प्रशासन इसमें कर रहा है, लेकिन इसको समाज को ही आगे आके इसका समाधान करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ये समस्या का समाधान यदि हर व्यक्ति अपने घर से गोवंश छोड़ देगा और उसको दूध खाना ही है, तो मुझे नहीं लगता कि जो सरकार आज आदमियों के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है, पंचायतों का भ्रष्टाचार बंद नहीं करवा पा रही है, जबकि निरंतर जनता बोल रही है, हल्ला कर रही है, तो आप सोचिए कि उन गौवंशों बेजुबानों के लिए सरकार कुछ करेगी। ये सिर्फ औपचारिकताएं हैं, क्योंकि हम लोग निरंतर इन पर दबाव बनाते रहते हैं गौवंशों को लेकर के, समाज को लेकर के। इसलिए सरकारें गौशालाएं का प्रोजेक्ट लाई, ये सब कर रही हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये सरकारें इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ दबाव के कारण काम करती हैं। कोई निष्ठा नहीं है गौवंशों के प्रति इनकी। गाय इनके लिए मात्र एक राजनीतिक पशु है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि गाय मात्र एक राजनीतिक तौर पर एक तरह से पशु हो गई है, लेकिन जिस पर राजनीति आप करते हैं और जिस पर राजनीति से आप चमकते हैं, आप चमकने के बाद उसी चीज़ को आप पीछे छोड़ जाते हैं, ये कहीं न कहीं से हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होगा। और इसी के साथ आप देख रहे थे बिंदु 24 में आर्यन जायसवाल। जय हिंद, जय भारत।